ये देखिए दोस्तों, अब डीगल की तरफ भी जगह जगह धान की बुआई प्रॉपरली शुरू हो चुकी है। मतलब मानसून का ही वेट कर रहे थे। अभी बाकी के जो खेत साइड में लगे हुए यहाँ पर भी बुआई होगी, लेकिन अभी 2 खेत यहाँ पे बो दिए गए हैं। और भी रास्ते में मुझे कई दिखे, लेकिन फिर रुक वहीं पे सकते हैं ना जहाँ पे फिजिबिलिटी है ट्रैफिक वगैरह देख के। तो यहाँ पे अब धान की बुआई शुरू हो गई है और इन्हीं खेतों में हमें बर्ड्स बहुत अच्छे नंबर्स में दिखेंगी कुछ ही समय में। जैसे मानसून अच्छे से कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स आ जाएंगी। दोस्तों, ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ बैठा हुआ है, एक पेयर है। डीगल टोल प्लाज़ा के पास जहाँ मैं नॉर्मली आती हूँ उसी जगह पे आई हुई हूँ। और ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर का पेयर यहाँ पे है। देखिए कितना बढ़िया बैठा हुआ है पेड़ पे। आज बिल्कुल शांत है। मेरा इरादा नहीं था आज आने का। कल ही मैं गई थी सांपला की तरफ भी, काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मौसम अच्छा है, गर्मी ज़्यादा नहीं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज भी चली जाती हूँ और देखती हूँ डीगल की तरफ क्या मिलता है। तो ये किंगफिशर का पेयर अभी मिल गया। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूँगी गाड़ी रोक के। और धीरे धीरे यहाँ पे ड्रोंगोज भी हैं, कई बार ईग्रेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। एक पैडी फीड पिपिट भी है जो यहाँ पे रहता है। बहुत सारी बर्ड्स हैं इस एरिया में भी, हमेशा दिखती नहीं है। और ये देखिए कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई किंगफिशर्स की आपस में। ये देखिए दोनों बैठे हुए हैं कि पेड़ पर। किंगफिशर्स का भी ऑलरेडी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है। ज़्यादातर बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न यही होता है। उसी टाइम पे इनके डिस्प्ले भी आपको बढ़िया से दिखेंगे, इनकी कॉल्स भी अच्छे से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस टाइम पे आप कर सकते हैं। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। तो अपने पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि जो स्पीशीज़ में कंपटीशन होता है उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और उन इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड एक बात थी जो कि अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो स्पेस किस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं अलॉन्ग अ ग्रेडियंट। तो उसमें पहाड़ों की बात आई थी कि कौन से एलिवेशंस पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों या बर्ड्स के हों या पेड़ पौधों के हों। तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि जो मिड एलिवेशन है, मतलब 3000 से लेकर 7000 फीट तक जो जगह है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अलग अलग पर्वत श्रृंखला जो दुनिया में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, उन सब के हमें देखने में तो पहाड़ एक ही तरह के लगते हैं जो कि त्रिकोण होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। पहाड़ों के शेप अलग अलग होते हैं। तो जो रॉकी माउंटेन्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, उनका ऐसा बताया जाता है कि वो डायमंड शेप्ड हैं। अब ये डायमंड शेप्ड और ये सब क्या है, ये मैं आपको एक फ़ोटो इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगी, जिसमें जो मेन 4 तरह के शेप्स होते हैं पहाड़ों के वो बताए गए हैं। तो उसमें रॉकी माउंटेन्स को बताया जाता है कि वो डायमंड शेप्ड हैं। अपने जो हिमालयाज़ हैं वो आर ग्लास शेप्ड हैं। आर ग्लास मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपको रेत गिरती हुई दिखती है। जैसे 1 मिनट के अंदर वो रेत गिर जाती है और उसके बाद फिर आप उसको उल्टा कर देते हैं तो दूसरी तरफ से रेत गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये कई तरह के बच्चों के जो गेम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर टाइमिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं आर ग्लास। तो हमारे जो हिमालयाज़ हैं वो आर ग्लास शेप्ड हैं। उसके बाद जो और एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है दुनिया में वो है यूरोप में, और उसको कहते हैं एल्प्स। जैसे स्विट्ज़रलैंड में जो पहाड़ हैं वो एल्प्स कहलाते हैं। तो ये जो एल्प्स हैं ये हैं पिरामिड शेप्ड। और एक कुनलुन पर्वत श्रृंखला, ये भी एशिया में ही है, तो ये जो है ये इन्वर्स पिरामिड शेप्ड है। तो ये पर्वतों के शेप के बारे में कुछ बात हो गई। और जो कि मैंने बताया था आपको कि जो मिड लेवल होता है, मिड एलिवेशंस होते हैं, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और ना बिल्कुल नीचे है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए भी सबसे ज़्यादा सामान होता है और रहना भी वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। टेम्परेचर्स भी वहाँ पे इतने कम नहीं होते हैं कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। उस एरिया को जो ज़्यादा स्पीशीज़ ऑक्यूपाई करती हैं, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको कहते हैं मिड डोमेन इफ़ेक्ट। ये किंगफिशर और मिल गया मुझे करौंथा के पास। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर ही है ये। इसका पेयर नहीं दिख रहा है, पार्टनर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है। इसको भी कई बार देख चुकी हूँ दोस्तों। बर्ड्स के भी अपने एरियाज़ होते हैं। जैसे आप कोई ड्रोंगो देखते हैं किसी एरिया में, तो आप जब भी जाएंगे उस जगह पर ना, तो आपको वो ड्रोंगो वहाँ पे मिलेगा।
तो जब तक कोई कारण ना हो अपनी जगह बदलने के लिए, तब तक बर्ड्स अपनी जगह को नहीं बदलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको सहूलियत है, वो काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, खाने की कमी नहीं है, जो भी उनको अडेप्टेशन उस जगह पे करनी थी वो कर चुके हैं। तो इसलिए अननेसेसरली बर्ड्स अपनी जगह नहीं बदलते हैं। हाँ, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनकी बात अलग है, वो किसी ख़ास कारण से माइग्रेट करते हैं, और ज़्यादातर वो कारण ये होती है कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं नॉर्मली, जैसे समर में ब्रीडिंग सीज़न में ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो कोल्ड कंट्रीज़ से आती हैं, कोल्ड कंट्रीज़ में ब्रीड करती हैं। तो जब विंटर आता है तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो इसीलिए माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर एक वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन है, इसको मैं इस पर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं हिलूँगी तो ये उड़ जाएगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी हिले बिना इस पर, ये देखिए कैसे स्टॉक कर रही है धीरे धीरे, पास से देखिए वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। तो जो ठंडे देशों से माइग्रेट करके बर्ड्स हमारी कंट्री में आती हैं साउथ ईस्ट एशिया में विंटर के मौसम में, वो इसलिए आती हैं क्योंकि समर में वो जहाँ पे रह रही थी, जहाँ पे उन्होंने अपना ब्रीडिंग किया था, वहाँ पर विंटर में रहना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर ना तो खाना मिलेगा उन्हें, ना ही वो उस तरह के एनवायरनमेंट में, उस तरह के टेम्परेचर में ज़िंदा रह पाएंगे। तो यही कारण है माइग्रेशन का, तो मेन कारण जो है। तो इसके अलावा कई बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो विंटर में ब्रीड करती हैं, जैसे पल्लास फिश ईगल, आपको पता है ये एक मतलब अपवाद है, या एक मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे पक्षियों से अलग है इस मामले में। इसकी ब्रीडिंग विंटर में होती है और ये ख़ास ब्रीड करने के लिए सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो बाकी जो बर्ड्स हैं जो किसी एरिया में रहती हैं कंटिन्यूसली, वो वहाँ की रेजिडेंट बर्ड्स कहलाती हैं। और एक और टर्म होता है एंडेमिक बर्ड्स, तो लोग बड़ा कॉमनली इसको यूज़ कर लेते हैं एंडेमिक बर्ड्स, लेकिन असल में ये हर एक पक्षी के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। एंडेमिक आप सिर्फ उसको कह सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स की आप बात कर रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो केवल और केवल आपको अरुणाचल प्रदेश के, ये देखिए कितनी तेज़ी से भाग गई, ज़रा सी इसको आहट कुछ हुई, मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया है, किसी और पक्षी ने कुछ आवाज़ किया तो ये बड़ी तेज़ी से भागने लगी। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्पीशीज़ हैं, उसमें से एक है बहुत ही स्पेशल, उसको बुगुनलियो शिकला कहते हैं। तो ये केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में पाया जाता है, तो इसको आप एंडेमिक स्पीशीज़ कह सकते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न घाट्स की कुछ पक्षी हैं जिनको कि शोलाकिली कहते हैं। तो ये बर्ड्स भी जो हैं ये एंडेमिक हैं सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के लिए, कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, ना ही भारत में किसी और क्षेत्र में मिलेंगी, ना ही दुनिया में कहीं और। इसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ जो है अंडमान में पाई जाती हैं। अगर मुझे सही याद है तो मेरे ख्याल से 29 एंडेमिक स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं बर्ड्स की, जो केवल और केवल अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। उसके अलावा इंडिया में या कहीं और विश्व में नहीं पाई जाती हैं, तो इसको एंडेमिक कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कोई रेजिडेंट बर्ड, मान लीजिए आप लैपविंग को रेजिडेंट बर्ड कह रहे हैं, या फिर आप किसी थ्रश को कह रहे हैं कि वो रेजिडेंट बर्ड है, ठीक है, या फिर आप किसी और पक्षी को बोल रहे हैं कि वो रेजिडेंट है उस कंट्री में, तो वो कई जगह पाया जा सकता है। जैसे रेड वाइटल लैपविंग ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहीं नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, वो ईस्ट में भी पाया जाता है, वेस्ट में भी पाया जाता है, साउथ में भी पाया जाता है, हर जगह आपको मिलेगा। तो इसलिए उसको एंडेमिक नहीं कह सकते, उसको रेजिडेंट स्पीशीज़ हम कह सकते हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज़ और रेजिडेंट स्पीशीज़ में ये फ़र्क होता है कि रेजिडेंट स्पीशीज़ उस पूरे देश में कहीं पर भी पाए जाते हैं। रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो कहीं बाहर से नहीं आती है, वो उसी देश में रहती है। लेकिन जो एंडेमिक है वो एक देश के भी एक पर्टिकुलर हिस्से में रहती है, जिसका कि मैंने आपको एग्जांपल क्लियर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट्स के जो स्पीशीज़ के बारे में मैंने बताया है, उसके एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में जो बुगुनलियो शिकला है, वेस्टर्न घाट्स के शोलाकिलीज़, और इसी तरह से अंडमान निकोबार के बहुत सारे स्पीशीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं, इनको हम कह सकते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ये वाटर है अभी भी यहीं पर है, अभी भी ये गई नहीं है, ये देखिए। तो भारद्वाज पक्षी ग्रेटर कुकल आज फिर से मिल गया है, ये भी इसी जगह पे रहता है। तो जो मैं कह रही थी कि बर्ड्स जो हैं वो अपना एक एरिया बना के रहते हैं, ये कुकल भी इस बात को प्रूव करता है कि ये हमेशा यहीं पर रहता है।
तो इनके अपने एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मैमल्स बड़े जानवर हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, ये अपने टेरिटरी बनाते हैं, अपना एरिया बनाते हैं। उसी तरह बर्ड्स की भी अपनी टेरिटरी होती है। इनको छोटी सी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन हर प्राणी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको एक सुरक्षित जगह चाहिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए सफिशिएंट मात्रा में खाना पीना चाहिए, और जो भी उसकी ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर उसको मेट मिलता है वो जगह उसकी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े जानवरों की ही लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है, छोटे जानवर पक्षियों की भी लाइफस्टाइल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वही ग्रेटर कुकल मेल है और ये जा रहा है उस तरफ। यहाँ पर आने से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है, ये जगह डिसअपॉइंट नहीं करती है मुझे कभी भी। अभी भी यहाँ पर ईग्रेट्स की आवाज़ आ रही है कहीं से आसपास, क्योंकि फील्ड्स में बुआई शुरू हो गई है धान की, तो ईग्रेट्स होंगे आसपास। और फ्रैंकोलिन भी आज यहाँ पर दिखा मुझे, मतलब कि तीतर।